हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभैरव। सो दोस्तों, आज का यह पूरा क्लास जो है, ठीक है, ये हमारे अकाउंटेंट के ये क्लास नंबर 7 है, ठीक है। तो आज के इस क्लास में हम टोटल ये हमारे अकाउंटेंट से रिलेटेड परीक्षा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका अकाउंटिंग, बजटिंग एंड ऑडिटिंग से ये सभी क्वेश्चन टेकअप किए गए हैं, मतलब लिया गया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन छप कर आएंगे, ठीक है। आपका जब एग्जाम हुआ तो सेम समझ लीजिए एग्जाम पैटर्न पे ये पूरी क्लास है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आज मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षा के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी कैंडिडेट को मैं बताना चाहता हूँ, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, देखिए आप हमारे पेड बैच से ज्वाइन होना ना भूलें, ठीक है। पेड बैच की जो पूरी क्लासेज है वो 15 जुलाई से रन कर रही हैं, ठीक है। और अगर जितने भी लोगों को पेड बैच ज्वाइन करना है, ठीक है, वो दिए गए नंबर पे कॉल करके आप पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, पेड बैच ज्वाइन करने से पहले आपको कॉल करना है दिए गए नंबर पर, देन मैं पूरी जानकारी आपको पेड बैच से रिलेटेड दूंगा। कोई भी अभी ऐप पर नहीं जाएगा, क्योंकि ऐप पे अभी बहुत सारे बग्स हैं, ऐप पे अभी हमारे काम चल रहा है, ठीक है। कंपनियां उस पर काम कर रही हैं थोड़ी बहुत, उसमें वहाँ पे पेमेंट रुकने का भी डर है, तो आप ऐप से पेमेंट मत कीजिएगा। जितने लोगों को पेड बैच लेना है, आप सीधे सीधे इस दिए गए नंबर पे कॉल करें, पेड बैच से रिलेटेड पूरी कंप्लीट जानकारी लें, देन तब आप पेड बैच ज्वाइन कीजिए, ओके। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? निम्नलिखित में से कौन सा गैर लाभकारी संगठन है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आपके ऑप्शन है सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब एकमात्र स्वामित्व, पार्टनरशिप, साझेदारी, एंड सी ऑप्शन लिमिटेड कंपनी, 4 ऑप्शन आपका है ट्रस्ट, मतलब साझेदारी। तो ऐसी कौन सी गैर लाभकारी संगठन है जिनको जो लाभ करने के उद्देश्य से अपना बिजनेस नहीं करती हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर है डी, ट्रस्ट। आइए इसका एक्सप्लेनेशन पूरी तरीके से देखते हैं। देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन है कि गैर लाभकारी जो ट्रस्ट होती हैं, राइट, गैर लाभकारी जो ट्रस्ट होती हैं, the trust is a non-profit organization. A non-profit organization is a service organization which has been placed in the category of tax exempted income under the income tax because it affected a social, ठीक है, social cause and provides a public benefit, right। देखिए, गैर ट्रस्ट जो होती है आपकी गैर लाभकारी संगठन होती है। एक गैर लाभकारी संगठन एक सेवार्थ संस्थान होती है जिसे आयकर के तहत कर मुक्त श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। मतलब जो गैर लाभकारी संगठन होती हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, मतलब वो समाज के लिए पूरी तरीके से काम करती हैं, ठीक है। समाज के लिए पूरी तरीके से, लोगों के लिए, गरीब तबके के लोगों के लिए काम करती हैं। तो उनको क्या करती है गवर्नमेंट? टैक्स से उन्हें पूरी तरीके से एग्जम्प्ट कर देती है, वो टैक्स फ्री रहते हैं, मतलब उन पर कोई टैक्स उन संगठन पर लगता ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक सामाजिक कारण को प्रभावित करता है और एक सार्वजनिक लाभ प्रदान करता है, ओके। तो इसका राइट आंसर है ट्रस्ट, जो एक गैर लाभकारी संगठन होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन, लेखांकन जानकारी प्रदान करता है। कैसे जानकारी प्रदान करता है, ठीक है। तो कॉस्ट एंड इनकम, ठीक है, कॉस्ट एंड इनकम फॉर मैनेजर्स, प्रबंधकों को के लिए लागत और आय की जानकारी प्रदान करता है। कंपनीज टैक्स लायबिलिटी फॉर ए पार्टिकुलर ईयर, किसी विशेष वर्ष में एक कंपनी की कर देयता की जानकारी प्रदान करता है। फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, कोई संस्था है जो बिजनेस कर रही है उसकी वित्तीय स्थिति की जानकारी प्रदान करता है, या ऑल ऑफ अबव, मतलब उपरोक्त सभी, ठीक है। तो इसके राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ये सभी, ठीक है, एक लेखांकन अकाउंटिंग ये सभी जानकारियां प्रदान करता है, ठीक है। आइए इसका पूरी व्याख्या के साथ हम इसको कवर करते हैं। देखिए, एक लेखांकन जो होता है, ठीक है, लेखांकन द अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू मैनेजर्स अबाउट कॉस्ट एंड इनकम, द कंपनीज टैक्स लायबिलिटी फॉर ए पार्टिकुलर ईयर एंड एन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल कंडीशन। लेखांकन प्रबंधकों के लिए लागत और आय, एक विशेष वर्ष के लिए कंपनी की कर देयता, ठीक है, एक विशेष वर्ष में कंपनी कितना टैक्स देती है, ठीक है, और एक संस्थान की पूरी फाइनेंशियल कंडीशन, मतलब फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति की जानकारी भी अकाउंटिंग आपको प्रदान करती है, ठीक है। लेखांकन प्रबंधकों के लिए लागत और आय को भी पूरी जानकारी प्रदान करती है। मतलब प्रबंधक क्या कर सकते हैं, अकाउंटिंग से किसी भी प्रोडक्ट, ठीक है, अपने कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट की लागत को निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है, और कितना उसका सेलिंग किया जाए, कितने में वो बेचा जाए, उसकी कॉस्ट कितनी रखी जाए, ये प्रबंधक तय कर सकते हैं अकाउंट के थ्रू, ठीक है, कि उनको लाभ हो, आय हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, सो आवर क्वेश्चन नंबर 2, द एसेट्स, ठीक है, the assets that can be converted into cash within a short period, 1 year or less, are known as, right।
मतलब वे संपत्तियां जिन्हें थोड़े समय के लिए, वे संपत्तियां जिन्हें थोड़े समय के लिए नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है अथवा 1 वर्ष या उससे कम, ठीक है। वो कौन सी संपत्तियां होती हैं, ठीक है, कौन से एसेट्स होते हैं, ठीक है। आपके ऑप्शन है करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, ठीक है, चालू संपत्तियां, स्थायी संपत्तियां, इंटेंजिबल एसेट्स मतलब अमूर्त संपत्तियां, या इन्वेस्टमेंट निवेश, ठीक है। तो आपके राइट आंसर है करंट एसेट्स, राइट आंसर आपका है करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, ठीक है। चालू संपत्तियां, चालू संपत्तियां वे संपत्तियां होती हैं जिन्हें थोड़े समय के लिए आप कैश में मतलब नकदी में आप परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं, एक्सप्लेनेशन से आपका क्लियर हो जाएगा। दोज एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड 1 ईयर लेस आर नोन एज करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आपके क्या क्या आएंगे? करंट एसेट्स इंक्लूड कैश, कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है, रिसीवेबल्स, स्टॉक, right, marketable securities and the prepaid liabilities and other liquid assets, okay। वे संपत्तियां जिन्हें थोड़े समय के लिए, थोड़ी अवधि 1 वर्ष से कम के लिए, 1 वर्ष या उससे कम के लिए जिन्हें नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है, वे चालू संपत्तियां होती है, करंट एसेट्स होते हैं। चालू संपत्ति में आपका कैश होता है, ठीक है, नगद संपत्ति होता है, प्राप्त स्टॉक मतलब जो आपकी स्टॉक है, ठीक है, बाजार में विक्रय योग्य, ठीक है, बाजार में विक्रय योग्य आपकी प्रतिभूतियां मतलब आपकी सिक्योरिटीज होती हैं, पूर्व भुगतान देयताएं होती है, अन्य तरल संपत्तियां आपकी शामिल होती हैं करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट मतलब चालू संपत्ति में, ओके। चलिए थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका कैश प्रवाह विवरण, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड, नगद प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है, ठीक है। देयर आर 4 ऑप्शन, आपके ऑप्शन है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर व्यवसायिक संस्थान, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, व्यवसायिक संस्थान, ठीक है, लाभकारी करने वाली जो संस्थानें होती हैं, ठीक है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट आपके हो गए, एंड द सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन आपका विद्यालय, ठीक है, कॉलेज, ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट किसके द्वारा तैयार किया जाता है? नगद प्रवाह विवरण, तो ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तैयार किया जाता है। जो व्यवसायिक संस्थान होती हैं, जो आपकी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रॉफिट मतलब लाभ कमाने के लिए जो बिजनेस करती हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो बिजनेस करती है, उन्हें हम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो यही कैश फ्लो स्टेटमेंट यही तैयार करते हैं, ठीक है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देन कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड by business organization. This statement is made on the basis of cash flow and outflow of the 2 years, right। नगद प्रवाह विवरण व्यवसायिक संस्थान द्वारा तैयार किया जाता है। यह विवरण 2 वर्षों के बाद 2 वर्षों के नगद आगमन मतलब 2 वर्षों के अंतराल पे, ठीक है, नगद आगमन तथा निर्गमन मतलब आना पैसे का और जाना के आधार पे तैयार किया जाता है। ये जो कैश फ्लो आपका स्टेटमेंट होता है, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट ये आपका 2 वर्ष के लिए 2 ईयर्स के लिए तैयार किया था, मतलब 2 वर्षों के लिए, और इन 2 वर्षों में कितने पैसे आए हैं, डेबिट हुए हैं, कितने क्रेडिट हुए हैं, उसी बेसिस पे ये कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। और इसको जो तैयार करता है वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तैयार करता है, मतलब जो बिजनेस के पर्पज से जो संस्थान होती हैं वो व्यावसायिक संस्थान होती हैं, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इज, वित्तीय गतिविधियों का उदाहरण है। तो आपके ऑप्शन है कौन कौन से? पेमेंट ऑन डिविडेंड, पेमेंट्स ऑफ डिविडेंड्स लाभांश भुगतान, रिसीप्ट ऑफ डिविडेंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट विनियोग से लाभांश की प्राप्ति, एंड देन थर्ड ऑप्शन है कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, ग्राहक से जो नगद मिलता है वो आपका फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती है। या परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, ठीक है, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स या स्थायी संपत्तियां अगर कोई क्रय करता है मतलब परचेज करता है तो वो उसकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती है। तो इनमें से आपके आंसर क्या है? तो आपके आंसर है ए, ठीक है, पेमेंट्स ऑफ डिविडेंड्स मतलब लाभांश का भुगतान, ठीक है, लाभांश मतलब लाभ के अंश का भुगतान, राइट। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन इसका है कि स्टॉक डिविडेंड एंड लॉन्ग टर्म लोन ट्रांजैक्शन, स्टॉक डिविडेंड एंड लॉन्ग टर्म लोन ट्रांजैक्शन आर इंक्लूडेड इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, राइट। नगद प्रवाह विवरण में वित्तीय गतिविधियों के अंतर्गत शेयर का जो लाभांश होता है, शेयर पूंजी, ठीक है, एंड दीर्घकालीन ऋण के लेन देनों को शामिल किया जाता है। कैश फ्लो, ठीक है, कैश फ्लो डिविडेंड्स, ठीक है, ओके। चलिए आगे अगर हम बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष, विच ऑफ एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रत्यक्ष व्यय का उदाहरण है। कौन सा प्रत्यक्ष व्यय का उदाहरण है जिसे हम डायरेक्ट खर्च करते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ पैटर्न ऑन रॉयल्टी, पेटेंट व अधिकार शुल्क की लागत,
स्पेशल डिजाइन बी ऑप्शन एंड ड्राइंग एक्सपेंस, विशेष डिजाइन व ड्राइंग है, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज, ठीक है। तो आपके आंसर है सी, नन, आपके ऑप्शन है सी, बोथ ए एंड बी होना चाहिए, यहाँ टाइपिंग थोड़ी एरर है, ठीक है, बोथ ए एंड सी, राइट। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष आंसर सी है इसका, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस, ठीक है, विच कैन बी डायरेक्टली और इजिली और फुल्ली appropriate to cost centers or units of cost or can be easily related to specify production are called direct expenses. Like in the above question, A and B are example of direct expenditure, right? प्रत्यक्ष व्यय होते हैं, वे खर्चे होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से सरलता से हम पूर्ण रूप से लागत केंद्रों या लागत की इकाइयों पर बांटे जाते हैं या विशिष्ट उत्पादन से सुगमता से संबंधित किए जाते हैं, ये आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में मैं जरा क्लियर कर देता हूँ आपको, पेटेंट और अधिकार शुल्क है क्या। तो पेटेंट आपका क्या है, आपने मान लीजिए कोई टी शर्ट आपने बनाया, ठीक है, टी शर्ट पे आपने कोई डिज़ाइन मान लीजिए अच्छे से आपने डिज़ाइन किया, ठीक है, और उसका आपने एक गोरिल्ला का मान लीजिए आपने डिज़ाइन बनाया पूरी तरीके से टी शर्ट पे, बहुत अच्छा लग रहा है लुक, उसका आपने पेटेंट करा लिया। पेटेंट करा लिया मतलब वो आप ही के थ्रू बनाया गया है, सोशल मीडिया पे अगर कोई उसको यूज़ करता है तो कॉपीराइट माना जाएगा, और अगर वो कहीं यूज़ भी करता है तो वो उसका कुछ पैसा, कुछ अमाउंट वो आपको भी मिलेगा, ठीक है। एंड इसी प्रकार अधिकार शुल्क होता है, रॉयल्टी आपकी होती है, आप ही का सामान है लेकिन कुछ दिन के लिए कोई यूज़ कर रहा है, ठीक है, कोई अभी आपकी संपत्ति है, कोई आपकी संपत्ति पे कोई बिजनेस कर रहा है, तो उस संपत्ति, आपकी संपत्ति मतलब एसेट्स पे, मतलब पूरी तरीके से आपकी ज़मीन पे कोई बिजनेस कर रहा है, तो वो बिजनेस करने के लिए आपकी ज़मीन का यूज़ कर रहा है, तो आपको कुछ % वो आपको देगा। या आप बुक्स का ले लीजिए, मान लीजिए एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि कोई बुक्स है लाइक दैट RS अग्रवाल में ले लेता हूँ, मैथ की बुक बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। अब RS अग्रवाल साहब ने वो मैथ की बुक लिखी है, अब उस बुक को तरह तरह के जहाँ पे ये पब्लिश किया जाता है, ठीक है, जहाँ पे इसकी प्रिंटिंग होती है, छपाई होती है, जहाँ ये सेलिंग होता है, उसमें से 5% किनको जाता है, 5 से 10% इनको जाता है, RS अग्रवाल को, राइट। तो ऐसे है, मतलब किसी ने बुक लिख दिया है, ठीक है, लेकिन उसको सेल आउट किया जा रहा है तो उनको उनका हिस्सा मिलेगा, ठीक है, यस। तो ये होता है आपका रॉयल्टी। और विशेष डिज़ाइन व ड्राइंग वह आपके बी ऑप्शन, तो दोनों आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। देखिए हमारे पेड बैच से ज्वाइन होना ना भूलें, ठीक है, पेड बैच में आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, ये हमारे अकाउंटेंट से रिलेटेड, ठीक है। हमेशा आपका पूरा जितना भी क्लासेज चलेंगे वो चैप्टर वाइज क्लासेज चल रही हैं, अभी 15 जुलाई से स्टार्ट है, एंड देन उसके बाद थियरी के बाद न्यूमेरिकल्स आपका चलेगा, देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का MCQ चलेगा। तो सब क्लासेज जो पेड बैच की क्लासेज है कंप्लीट आपको ये हमारे अकाउंटेंट के लिए बहुत ही आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है, हमारे अकाउंटेंट के लिए ही है। तो आप पेड बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए और अपने सिलेक्शन को पक्का कीजिए। सक्सेस फॉर योर एग्जाम, राइट। चलो अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज, प्राप्ति एवं भुगतान खाता होता है, कैसा खाता होता है ये भाई। देखिए सबसे पहले क्या ये रियल अकाउंट होता है, वास्तविक खाता, या पर्सनल अकाउंट होता है, व्यक्तिगत खाता मतलब खुद का होता है, कैपिटल अकाउंट मतलब ये पूंजीगत खाता होता है, या नॉमिनीज अकाउंट या नाम मात्र खाता होता है। तो इसके राइट आंसर है रियल अकाउंट। जो आपके रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता होता है, वो आपके रियल अकाउंट मतलब वास्तविक खाता होता है। अब आइए इसके एक्सप्लेनेशन को समझते हैं, ठीक है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता मतलब रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, ये रियल अकाउंट होता है इन विच सोज द रिसीप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश। इसमें आपके क्या होते हैं, कैश का रिसीप्ट, ठीक है, एंड पेमेंट को पूरी तरीके से दर्शाया जाता है, ठीक है। मतलब प्राप्ति एवं भुगतान खाता एक वास्तविक खाता होता है, रियल अकाउंट, इसमें नगद की प्राप्ति एवं भुगतान को दर्शाया जाता है। ओके चलिए आगे चलते हैं। आय और व्यय के आंकड़े, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इंक्लूड्स फिगर रिलेटेड टू, मतलब इनकम आय एंड एक्सपेंडिचर व्यय के खाते आंकड़े सम्मिलित किए जाते हैं। इंक्लूड्स फिगर रिलेटेड टू आपके ऑप्शन है प्रीवियस ईयर गत वर्ष से, ठीक है, करंट ईयर चालू वर्ष से, फ्यूचर ईयर भावी वर्ष से, या ऑल ऑफ दीज। तो आपके राइट आंसर है करंट ईयर से, मतलब चालू वर्ष से आपके जो आय व्यय के खाते आंकड़े ये शामिल किए जाते हैं। क्लियर, आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है, अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, ठीक है, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द करंट ईयर, हेंस इट कंटेन्स द आइटम्स ऑफ द करंट ईयर, ठीक है। देखिए जो आय व्यय के खाते जो तैयार किए जाते हैं, जो आपके अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं, वो प्रेजेंट ईयर का ही किया जाता है। मान लीजिए कोई कंपनी बिजनेस कर रही है, वो कितना उसको इनकम हो रहा है और कितना उसका मतलब बिजनेस करने में कितना उसका एक्सपेंस हो रहा है, ठीक है, उसका ईयर मतलब ईयर जो रहेगा उसका करंट ईयर जिस ईयर वो बिजनेस कर रहा है उसी का पूरा डेटा लेकर ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार किया जाता है, ठीक है। जैसे कोई कंपनी अब इस समय जो लेजर अपना तैयार करेगी, जो अकाउंट्स अपने तैयार करेगी, वो 2023 मतलब
2023 से 2024 के लिए वो तैयार करेगी, 2023 से 2024 के लिए वो अपने अकाउंट्स पूरी तरीके से तैयार करेगी और यही उसका करंट ईयर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है क्वेश्चन नंबर। रियलाइजेशन अकाउंट इज ए। रियलाइजेशन मतलब वसूली खाता क्या है? आपके ऑप्शन है पर्सनल अकाउंट मतलब व्यक्तिगत खाता है, रियल अकाउंट वास्तविक खाता, नॉमिनल अकाउंट नाम मात्र खाता, या मेमोरेंडम अकाउंट स्मारक खाता। तो ये है क्या? तो ये देखिए, ये एक नॉमिनल अकाउंट है मतलब नाम मात्र खाता है, ठीक है, वसूली खाता नाम मात्र खाता है। इसको क्यों नाम मात्र खाता में ऐड किया गया जानते हैं, और आंसर सी है इसका। रियलाइजेशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, it at that time it is open and when a firm is dissolved and this account shows profit and loss। ठीक है, वसूली खाता नाम मात्र खाता होता है या उस समय खोला जाता है जब किसी फर्म का क्या होता है, विघटन होता है, पूरी तरीके से वो कंपनी क्या हो जाती है, बंद होने के कगार में आ जाती है, पूरी तरीके से बंद हो जाती है, वो फर्म काम करना बिजनेस करना बंद कर देता है, तब यह खाता उस समय खोला जाता है, तब ये अकाउंट उस समय ओपन किया जाता है। ठीक है, ये अकाउंट जो होता है यह खाता लाभ हानि खाता को दर्शाता है कि कंपनी का विघटन के बाद पूरी तरीके से बंद होने के बाद कितना लाभ हुआ है कंपनी को और कितना हानि हुआ है, मतलब लॉ प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम फाइनेंशियल अकाउंट। ठीक है, फाइनल अकाउंट एंड स्टेटमेंट्स मीन मतलब अंतिम खाते और विवरण पत्रों से आपके क्या तात्पर्य है? ठीक है, मीनिंग क्या है उसका, फाइनल अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट का। आपके ऑप्शन है बैलेंस शीट आर्थिक चिट्ठा, ठीक है, बैलेंस शीट आर्थिक चिट्ठा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाभ हानि खाता, ट्रेडिंग अकाउंट व्यापार खाता, या ऑल ऑफ दिस उपरोक्त सभी। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड ऑल ऑफ दिस उपरोक्त सभी। तो आपके आंसर है ऑल ऑफ दिस उपरोक्त सभी। ये सभी जितने भी आपके अकाउंट मतलब जितने भी आपके हैं, बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया खाता एंड ट्रेडिंग अकाउंट, ये सभी आपके क्या है, ये सभी फाइनल अकाउंट एंड स्टेटमेंट है, सबसे लास्ट में तैयार किए जाते हैं। एक्सप्लेनेशन से आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए जो आपके फाइनल अकाउंट्स हैं, ठीक है, यहाँ से मैं कहूँगा द फॉलोइंग और इंक्लूड अंडर द फाइनल अकाउंट एंड स्टेटमेंट। कौन कौन से आपके फाइनल अकाउंट में आएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट एंड टेल्स द ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, शोज नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, एंड फाइनेंशियल बैलेंस शीट टेल्स द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द बिजनेस। राइट, देखिए अंतिम खाते तथा विवरण पत्र के अंतर्गत निम्नलिखित को शामिल किया जाता है। ठीक है, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट जो आपका होता है व्यापार खाता, या पूरे आपके बिजनेस का किसी कंपनी या किसी फर्म के बिजनेस अगर वो ट्रेडिंग अकाउंट तैयार कर रही है, ठीक है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है ये उसके लाभ हानि को बताता है कि कितना उस फर्म में, उस कंपनी में कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है। राइट, ये सबसे लास्ट में तैयार किया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसे फाइनल अकाउंट कहते हैं। ठीक है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब लाभ हानि खाता या उस फर्म के शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट को दर्शाता है और नेट लॉस को दर्शाता है कि टोटल कितना प्रॉफिट हुआ है, कितनी हानि हुई है। और आर्थिक चिट्ठा मतलब बैलेंस शीट या व्यापार की आर्थिक स्थिति को बताता है। बैलेंस शीट क्या करता है, ये पूरे बिजनेस के आर्थिक चिट्ठे मतलब फाइनेंशियल कंडीशन को बताता है कि बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, वो कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, कितने उसके पास मतलब प्रॉफिट पूरे फाइनेंशियल ईयर में उसे कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। ठीक है, पूरी फाइनेंशियल कंडीशन को बताता है, कितने लोग अभी पैसे देना बाकी है, कितने माल की कितना माल मतलब गुड्स खरीदा गया है, परचेज किया गया है, कितना सोल्ड किया गया है। ठीक है, कितना परचेज रिटर्न है, कितना सेल्स रिटर्न है, कितना मतलब बैड डेब्ट्स है, लोग पैसा नहीं दिए हैं। तो ये पूरा बैलेंस शीट में आपका शो करता है, किसी कंपनी का मतलब आर्थिक चिट्ठा बताता है। ठीक है, तो ये टोटल जितने भी कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, ये टोटल 10 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम EMRS अकाउंटेंट के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षा के लिए। ठीक है, ये टोटल 10 क्वेश्चन जो एक्सप्लेनेशन के साथ थे। देखिए ये एक डेमो क्लास मैं कह सकता हूँ। ठीक है, ऐसी ही क्लासेज आपको पेड बैच में आपको मिलेंगी। तो जितने भी कैंडिडेट, जितने लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, अब मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग पेड बैच को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि पेड बैच जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं आपकी तैयारी 100% पूरी बूस्ट होगी। ठीक है, एग्जाम पैटर्न पे पूरी क्लासेज चल रही हैं, पूरी तरीके से एग्जाम पैटर्न पर। ठीक है, और पूरा जितना भी सिलेबस है, पूरा सिलेबस चैप्टर वाइज है, न्यूमेरिकल्स है एंड देन MCQ, सभी फॉर्म पे क्लासेस चल रही हैं, रन कर रही हैं 15 जुलाई से। अभी इसकी जो फीस है ओनली 199 है। ठीक है, 1 अगस्त से इसकी जो फीस हो जाएगी वो 299 हो जाएगी। ठीक है, तो आप प्लीज़ जितने भी कैंडिडेट्स वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, सबसे कम फीस में आप सभी को पेड बैच की बेहतरीन क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। तो पेड बैच से जुड़ना ना भूलें। अगर आप पेड बैच से जुड़ते हैं, ठीक है, तो दिए गए नंबर पर आप कॉल कीजिए। ठीक है, अभी आपको ऐप पर नहीं जाना है। ठीक है, ऐप पे अभी थोड़े बग्स वगैरह हैं, तो अभी आपको जितने लोगों को एडमिशन कराना है दिए गए नंबर पे कॉल करें। ऐप पे आपको अभी नहीं जाना है, ऐप बन चुका है, लेकिन उस पर थोड़े काम चल रहे हैं, इसलिए आपको वहां पर नहीं जाना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।